वेलकम माय डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार चौधरी, प्रोजेक्ट कन्या इंटर स्कूल शेरघाटी। आप सभी लोगों को 10th क्लास क्रैश कोर्स में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण लेकर आया हूं। तो चले, चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हम रासायनिक अभिक्रिया से ही शुरू करते हैं। कहता है, अब सवाल आता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे। कहता है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले यानी नए गुण वाले यौगिक का निर्माण करता है तो ऐसी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, मैंने लिखा है कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब इसमें एक चीज है, दो चीज आपको बताया गया है। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, तो जो ये क्रिया करने वाले पदार्थ हैं इन्हें कहते हैं अभिकारक, और क्रिया करके जो नए पदार्थ बनाए हैं उसे कहते हैं अभिकारक। तो कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में वे पदार्थ जो क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो क्रिया करने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। उत्पाद या प्रतिफल, वे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने हुए नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं या प्रतिफल कहते हैं। जैसे कि आपको यहां पर मैं सिंपल तरीके से समझा दूं, H2 प्लस Cl2 आपस में अभिक्रिया करके HCl बनाते हैं। तो क्रिया करने वाले पदार्थ कौन है? H2 और Cl2। तो H2 और Cl2 को अभिकारक कहेंगे और HCl को प्रतिफल या उत्पाद कहेंगे, क्योंकि इन्हीं की क्रिया के फलस्वरूप ये नया पदार्थ बना है HCl। अब आते हैं रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को उनके संकेत या सूत्र की सहायता से संक्षिप्त निरूपण रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, लिखा है मैंने, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे भाई? हाइड्रोजन क्लोरीन अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, लिख दिए। तो इधर वाले अभिकारक, इधर उत्पाद। अब रासायनिक जो समीकरण होते हैं वो लिखने के तरीका क्या है? लिखने के तरीका बहुत ही सिंपल है। अभिकारक को बाईं तरफ, देखिए मैंने अभिकारक को बाईं तरफ लिखा है, अभिकारक को बाईं तरफ और उत्पाद को दाईं तरफ लिखा जाता है। यदि दो या दो से अधिक उत्पाद हो, अभिकारक हो, तो उनके बीच में प्लस चिन्ह देते हैं। देखिए यहां पर दिया गया है अभिकारक के बीच में प्लस चिन्ह, और उत्पाद को दाईं तरफ लिखते हैं और उनके बीच में तीर का चिन्ह देते हैं। जो तीर का चिन्ह जो चीरा होता है वो उत्पाद की तरफ होता है। तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण लिखा जाता है। यदि उत्पाद भी दो या दो से अधिक हो तो उनके बीच में प्लस चिन्ह देते हैं। ये अब सवाल, तो ये तो हम जान गए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। अब सवाल होता है रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? वैसा समीकरण जिसके दोनों तरफ अर्थात बाएं और दाएं दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ आप देखिए, ये देखिए बायां है तीर के, ये दाएं। तो बाएं तरफ हाइड्रोजन कितना है? 2। दाएं तरफ में हाइड्रोजन 2, क्लोरीन बाएं तरफ 2 और इधर भी क्लोरीन 2, अर्थात दोनों तरफ की क्या है? बराबर है। प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर है, इसलिए संतुलित कहेंगे। स्पष्ट है। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे जी? वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान न हो, कुछ समान हो तो कुछ असमान हो, अतः सभी समान नहीं हो।
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हमने दिया है आपको H2 + O2 H2O बना। अब बाएं तरफ लिखिए हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 है। दाहिनी तरफ देखिए बाएं तरफ हाइड्रोजन कितना है 2, तो दाएं तरफ 2 बराबर है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन कितना है बाएं तरफ 2, इधर 1, अर्थात 1 कम है। स्पष्ट है ये समीकरण जो है असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो अब इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाएगा भाई? रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाएगा? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का कारण है वह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस नियम के अनुसार रासायनिक अपक्रिया के पहले एवं बाद उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। यदि कम बेसी हो जाएगा तो इसका मतलब अगर कम है तो नष्ट हुआ, और ज्यादा है तो मतलब कि पैदा हुआ, उत्पाद हुआ। तो उत्पन्न किया आपने तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या हो जाएगा? लागू नहीं हो पाएगा। अतः स्पष्ट है द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू करने के लिए हमें समीकरण को संतुलित करना होता है, और इस समीकरण को संतुलित स्टेप बाय स्टेप करते हैं। आए हम जरा देखें बोर्ड पर, और संतुलन किस तरह से किया जाता है। बहुत ही इजी है। आपको देखिए मैंने एक एग्जाम्पल पहले से यहाँ पर रखा हुआ है, Fe(H2O) एरोटिक Fe3O4 + H2। ये समीकरण असंतुलित है। क्यों? Fe 1 है, Fe3 है, इधर स्पष्ट है कि असंतुलित समीकरण है। अब तो इसको बताना नहीं पड़ेगा। अब इसको संतुलित करने के लिए LHS इधर, RHS इधर, तत्व लिख दिए। कौन कौन चीज है? FeHO। Fe के कितने हैं परमाणु? 1। हाइड्रोजन का कितना है? 2 करती है। ऑक्सीजन में कितना है? 1। और इधर कितना है? Fe का 3। ऑक्सीजन का हाइड्रोजन देखेंगे कितना है? 2। ऑक्सीजन कितनी है? 4। गौर कीजिएगा, Fe का लिए इधर 1, इधर 3, हाइड्रोजन इधर 2, इधर 2, ऑक्सीजन इधर 1, और ऑक्सीजन देखिए यहां पर 4 दिखाई दे रहा है। ये लिख लिए। पहला काम करते हैं कि इसको बॉक्स बना लेते हैं, और इस बॉक्स में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा, पहले बॉक्स बना लेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बॉक्स बना लिए। इसके बाद LHS और RHS में, यानी कि बाएं तरफ और दाएं तरफ, बाएं तरफ में पहले लिख लेंगे तत्व, और बाएं तरफ जो तत्व के परमाणु की संख्या है इसको लिख लेंगे। इसके बाद सबसे अधिक अंतर देखिए, 1 3 है, 2 है, लेकिन 1 4, सबसे अधिक अंतर वाले को पहले संतुलित करते हैं। तो इसमें कितना से गुणा कीजिए कि इतना हो जाए? 4 से। किधर किए हैं? किधर किए? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड कौन है? इधर। कौन में किया? ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन वाला में चलिए हम लोग कर दिए यहाँ पर 4। अब देखिए Fe कितना है? 3। यहाँ पर हम 3 से कर दें, 3 Fe हो जाएगा। हो गई ना? अब हम लोग का बचा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन देखिए 4 × 8, 4 × 8। अब हमारा समीकरण जो हो गया संतुलित हो गया स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए 3 Fe 4 × 8 हाइड्रोजन, 4 × 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। इस प्रकार से ये समीकरण जो हो गया संतुलित हो गया। आए हम लोग फिर बीटी पर। अब देखिए चरणबद्ध तरीके से इसी चीज को हमने यहाँ पर लिखा है, जो आपके सामने बनाते हुए, और टोटल वहाँ पर मैंने समझा दिया किस तरह से संतुलित किया जाएगा, कहाँ कैसे 3 आ गया, कैसे 4 आया, यहाँ पर कैसे 4 आया। अभी अभी मैंने आपको स्पष्ट रूप से समझाया, और उसी को चरण बाय चरण मैंने लिख दिया। अब जरा ध्यान रखिए, ये तो हम जान गए कि रासायनिक समीकरण किस तरह से संतुलित किया जाता है, लेकिन रासायनिक समीकरण में जो पदार्थ होते हैं उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित के लिए कुछ संकेत लिखते हैं, और वो पदार्थ के जस्ट बगल में लिखते हैं। ठोस रहेगा तो H लिखेंगे, द्रव रहेगा तो L लिखेंगे, और गैस रहेगा तो G लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये अवस्था को प्रदर्शित करता है, और ये जस्ट बगल में लिखा जाएगा।
ये भी हमने जानकारी ले लिया कि अवस्था को। और यदि विलयन हो, जलीय विलयन, तो एक क्यू लिया जाएगा। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि एक क्यू प्रदर्शित करता है, अब नीचे विकल्प दिया रहेगा, आपको बताना होगा जलीय विलयन। ध्यान रखिएगा, Fe जो हो गया सॉलिड हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो हुआ गैस होता है। ठीक है, अब यहां पर कुछ चरण 6 में क्या करते हैं, कुछ आवश्यक परिस्थिति जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक हो तो तीर के निशान के ऊपर या नीचे यानी तीर पर लिखते हैं। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आगे हम चले, अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार चलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो आप लोगों को चैप्टर में पढ़ना है उसको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो आगे पहले जाते हैं संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिख दिया है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वह है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन की खासियत क्या होती है कि तीर का चिन्ह देखिए, बाईं तरफ कम से कम दो दिखाई दे और दाईं तरफ सिंगल दिखाई दे एक, तो हम इसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। देखिए यहां पर दिया C+O2 CO2। ध्यान रखिएगा, इसको पकड़ने को याद करने के नहीं है, एक ट्रिक जान लीजिए, और वह ट्रिक है कि बाईं तरफ 2 या 3 दिखाई दे लेकिन दाईं तरफ हर हाल में सिंगल होना चाहिए, तब इसके कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन, इसे ध्यान रखिएगा, संयोजन अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया या योगशील अभिक्रिया के नाम से जाने जाता है। संयोग होता है इसलिए संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब आता है इसका जस्ट उल्टा, वियोजन या अपघटन। देखिए वियोजन अभिक्रिया कहता है वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिकों का निर्माण होता है जिसका गुण मूल यौगिक से भिन्न होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ये तो आप जान गए। तो इसमें होता क्या है कि उल्टा होता है। देखिए इधर एक दिखाई दे, इधर दो, कम से कम दो दिखाई दे, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग वियोजन या अपघटन में। तो एग्जाम में यदि ये दोनों चीज यानी प्लस वाला अगर इधर दिखाई दे और सिंगल इधर दिखाई दे तो संयोजन, और जस्ट इधर एक इधर क्या है कम से कम दो दिखाई दे तो इसे कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। पकड़ने का ट्रिक मैं बता रहा हूं। इसके बाद ये देखिए, ये वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो 3 तरह से होती है, उष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। तो देखिए यहां पर मैंने लिख दिया है तो स्पष्ट है। वैसी विघटन अभिक्रिया जो ऊष्मा के प्रभाव से होती है उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, कह देंगे। वैद्युत वियोजन, वैसी अभिक्रिया जो वैसी वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत धारा के प्रभाव से होती है उसे वैद्युत वियोजन कहेंगे। प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, वैसा वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया को कौन अभिक्रिया, एक और अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में होती है इसलिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका नाम एक और हो जाता है। तो उष्मीय वियोजन, देखिए यहाँ पर लिखा है जो अपघटन अभिक्रिया ऊष्मा के प्रभाव से कराई जाती है उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। उष्मीय वियोजन कहते हैं जैसे FeSO4 पर उष्मा दिए तो इधर प्रोडक्ट दे। अब समझा चुके ही है क्योंकि क्रैश कोर्स से थोड़ा सा आगे फास्ट लेकर चलना पड़ेगा। वैद्युत वियोजन में मैंने यहाँ पर दिखाया है वैद्युत धारा प्रवाहित पर होने पर वियोजन, जैसे H2O विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो H2+O2 हुआ। तो यहाँ पर क्या प्रवाहित किया आपने, विद्युत धारा, इसलिए इसे कहेंगे वैद्युत वियोजन। ठीक है, अब आता है प्रकाशीय वियोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को प्रकाशीय वियोजन कहेंगे। अब देखिए AgCl है, सूर्य के प्रकाश में दिए तो Ag+Cl2 दे दिया, तो इसे कहेंगे प्रकाशीय वियोजन। आता है, अब आता है हमारा विस्थापन अभिक्रिया।
विस्थापन अभिक्रिया पर हम चर्चा करेंगे। कहता है वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो ऐसे अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात किसी यौगिक के परमाणु को कोई दूसरा परमाणु विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर ले, तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस बात का विस्थापन में कंफर्म रख लीजिएगा, कोई तत्व रहेगा अकेला तत्व रहेगा और यौगिक से एक तत्व को हटाकर वहां स्थान ग्रहण कर लेगा। जैसे कि एग्जाम्पल यहां दिए हैं, जैसे CuSO4 ये भी अकेला तत्व है, ये क्या करेगा, इसमें से Cu को हटा देगा, यहाँ स्थान ग्रहण कर लेगा और ये इसका स्थान ग्रहण कर ले। देख लीजिए Cu को हटाया, Fe वहां जुट गया, Cu बेचारा बाहर चला गया। तो ये अभिक्रिया वो दर्शाते हैं जो अधिक क्रियाशील होते हैं, जो ज्यादा ताकतवर होंगे वही में दूसरे को हटाएंगे, बेचारा कमजोर है तो किनारे हो जाएगा। तो यही होता है, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के लवण से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। देखिए यहां पर मैंने आपको लिख भी दिया है ऐसे, देखिए Zn, ये दूसरा उदाहरण दिया है, जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, अतः यह जिंक को भी हटा देगा। ये चीज मैंने यहां पर लिखा है, गौर कीजिएगा। पहला लिखा है किसी कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन, यहां पर दे दिया, मैंने समझा दिया है। दूसरा जो पॉइंट है वो मैंने बताया है, किसी कम क्रियाशील अधातु का उसके यौगिक से विस्थापन होता है। अब देखिए यहां पर जरा गौर कीजिएगा, Br कम क्रियाशील है, ये अधिक क्रियाशील है, Br को हटाकर इसको स्थान ये ग्रहण करें। कहने का मतलब ये है कि यदि यौगिक है और वहां पर उसके पास अधिक क्रियाशील धातु आ गया, तो कम क्रियाशील धातु को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। और वही स्थिति अधातु में होगा, अगर उससे अधिक क्रियाशील धातु आ गया तो कम क्रियाशील धातु को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। जैसे कि NaBr में Cl2 का लिए, ये दोनों स्थिति आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, सिंगल तत्व रहेगा, ध्यान रखिएगा, सिंगल कोई एक तत्व रहेगी, अणु के रूप में रहे या तत्व के रूप में रहे, लेकिन सिंगल एक ही तत्व का, और वह चीज दूसरे वाले को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर ले। यानी कि यहां पर देखिए आप NaBr, Br को हटाएगा, यहां ग्रहण लगा, Br2 बाहर, जस्ट लाइक उसी तरह से Ki है, Cl2 है, KClI2 बन गया। द्विविस्थापन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक परस्पर आयन का आदान प्रदान कर एक भिन्न गुण वाले नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। आयन का आदान प्रदान, ये कुछ आयन, जैसे मान लो कि ये दो है, तो इसका ये मुंडी कट गया, यहां जुट गया, और इसका मुंडी यहां जुट गया, तब दोनों भिन्न गुण वाले तत्व उत्पन्न हो जाएंगे, यौगिक उत्पन्न हो जाएंगे। तो ऐसे को द्विविस्थापन कहेंगे। तो डायरेक्ट कहेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर दो भिन्न गुण वाले नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। आप गौर कीजिए, यहां पर हम आपको बता रहे हैं Na2SO4, 4 होगा, 2 लिखा हुआ है, 4 होगा ये, और ये है BaCl2। तो Ba चला जाएगा Na के जगह पर और Na चल जाएगा Ba के जगह, आयन के आदान प्रदान हो गया। तो यहाँ पर Ba आएगा तो क्या हो जाएगा, BaSO4, देखो BaSO4 हो गया, और Cl के पास Na आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, NaCl। तो इस तरह से जब दो यौगिकों के आयनों के आदान प्रदान से दो भिन्न गुण वाले नए यौगिक का निर्माण होगा, तो ऐसे को हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसके अलावा हम इसका ऑक्सीकरण अवकरण का बाद में चर्चा करेंगे। थोड़ी सी हम चर्चा कर लें, आपको ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया नाम ही है, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, और वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। ध्यान रखिएगा, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा लगता है, ऊष्मा का शोषण होता है,
उसे कहते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो ऑटोमेटिक है, ऊष्माक्षेपी ऊष्मा देगा तो प्रतिफल के बगल में लिखाएगा प्लस ऊष्मा, और जब ऊष्मा लेगा तो अभिकारक के बगल में लिखाएगा प्लस ऊष्मा। देखिए मैंने यहाँ पर दोनों को दिया है आपको उदाहरण, CH4O2। अब यहाँ पर मीथेन को ऑक्सीजन में जलाइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेगा, साथ साथ ऊर्जा मिलता है। ये हुआ ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माशोषी में हमने बताया कि आपको कहाँ लिखाएगा, हीट लिखाएगा अभिकारक की तरफ। क्लियर। अब आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जिन अपक्रिया में यानी वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म आपस में अपक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, वैसी रासायनिक अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। यानी अम्ल और भस्म के अपक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनना उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाता है। यानी किसी भी अम्ल और भस्म के बीच की जो अपक्रिया है उस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म, जिसे हम लोग क्षार भी कहते हैं। तो अम्ल और भस्म के अपक्रिया के फलस्वरूप लवण NaCl और H2O बना, जल बना। तो इस अपक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। अब आता है अवक्षेपण अपक्रिया। वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें प्रतिफल किसी विलयन से ठोस अवस्था में अलग होता है, तो ऐसी अपक्रिया को अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। अब याद नहीं करने का मन है, शॉर्टकट में करना है, तो कहेंगे वैसी अपक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने आपको दर्शाया है, देखिए AgNO3 एक्वस AgNaCl एक्वस यानी जलीय विलयन। गौर कीजिएगा, मैंने समझाया था एक्व लिखा रहेगा तो जलीय। AgCl ठोस अवस्था में अवक्षेपित हुआ, इसलिए इसे अवक्षेपण अपक्रिया करेंगे NaNO3 एक्वस जलीय विलयन में। और इस अपक्रिया को नीचे के तीर द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ सूचित नहीं किया गया, लेकिन आप ध्यान रखिएगा नीचे के तीर द्वारा सूचित किया जाता है। अब आते हैं इसके अलावा अब सबसे महत्वपूर्ण अपक्रिया बताने जा रहा हूं, जिसे आक्षीकरण अवकरण अपक्रिया कहते हैं। इस आक्षीकरण अवकरण अपक्रिया के बारे में मैं जानकारी दूंगा, जिसे अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। आक्षीकरण, ऑक्सीजन आउ, यानी वैसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे आक्षीकरण अपक्रिया कहते हैं। अथवा वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का निष्कासन होता है उसे आक्षीकरण अपक्रिया कहते हैं। यहां पर देखिए मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको समझाने के लिए। कार्बन कार्बन यहां अकेले है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। CO2 कार्बन अकेले था, यहां जुट गया, ऑक्सीकरण हुआ अपक्रिया। देखिए CO अकेले था, यहां ऑक्सीजन इसके साथ जुट गया, यानी संयोग हुआ ऑक्सीजन का, CuO हो गया, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। अब आते हैं अवकरण अपक्रिया। वैसी रासायनिक उल्टा, जस्ट ऑक्सीकरण का उल्टा, वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है अथवा ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, वैसी अपक्रिया को अवकरण अपक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने आपको दिया है CuO, ऑक्सीजन हट गया है, हटना मतलब अवकरण, निष्कासन बताए थे, ऑक्सीजन हटा अवकरण। इसको अवकरण को अपचयन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, अवकरण को अपचयन, ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए हाइड्रोजन अकेला था, ऑक्सीजन जुट गया, तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण या उपचयन। अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ये रिडक्शन कहलाएगा। अच्छा, अब देखिए इसमें उपचयन और अपचयन मतलब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अपक्रिया साथ साथ होती है। तो वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया क्यों, हम बताएं, रिडक्शन RED ले लेंगे, ऑक्सीडेशन OX ले लेंगे इसका ऑक्सीडेशन का, तो REDOX रिडॉक्स
अभिक्रिया करेंगे। अर्थात वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है उसे कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया के अब जानेंगे दैनिक जीवन में उपचयन मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया का प्रभाव क्या पड़ता है। पहला है संक्षारण। पहले हम जाने कि संक्षारण कहते किसको हैं। तो कहता है कि धातु को वायु और नमी की उपस्थिति में ऊपरी परत का क्षरण यानी कि धीरे धीरे नष्ट होने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु ऑक्सीजन आम आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर होकर संक्षारित अर्थात नष्ट होती है तो उसे कहते हैं संक्षारण। जैसे लोहे के वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत जम जाना, तांबे के ऊपर हरे परत जम जाना, ये संक्षारण। अब संक्षारण का उपयोग क्या है तो आप लोग आसानी से घर पर करते हैं। क्या करते हैं आप लोग कहते हैं अरे दीवार हो लोहे का है ना कबाड़ी, इसे पेंट कर दीजिए। पेंट करते हैं क्यों? संक्षारण को रोकने के लिए। दूसरी चीज आप यशद लेपन करते हैं, गैल्वेनीकरण करते हैं। यशद लेपन यानी कि लोहे के ऊपर जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया को यशद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। दूसरा काम करते हैं। तीसरा करते हैं विद्युत लेपन कर देते हैं। कम क्रियाशील धातु को जो ज्यादा क्रियाशील है उनके ऊपर हम परत चढ़ा देते हैं, विद्युत लेपन उसे कहते हैं। इसके द्वारा और इसके अलावा देहातों में ग्रीस लगाकर भी संक्षारण को रोका जाता है। तो ये भी हो गया। तो ये हुआ संक्षारण रोकने के उपाय। दूसरा है विकृत गंधता। आप लोग के घर में पूड़ी उड़ी बनता होगा तो वशीय भोजन खाद्य पदार्थ, वशीय खाद्य पदार्थ जो होते हैं ऑक्सीजन से संयोग करके दुर्गंधित हो जाते हैं, उनका स्वाद खराब हो जाता है जिसे विकृत गंधता के नाम से जानते हैं। अर्थात वसायुक्त तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर अपचयित हो जाता है जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है जिसे विकृत गंधता कहते हैं। अब गंधता रोकने का उपाय क्या है भाई? तो आप देखते हैं कि घर में आप लोग के सभी लोग के यहाँ होगा, अधिकांश लोग के यहाँ होगा, सभी लोग को तो नहीं कहा जा सकता, फ्रिज। तो क्या करते हैं फ्रिज में रखकर ऑक्सीकरण को रोक देते हैं। और सबसे ज्यादा उपयोग जो होता है आप लोग चिप्स खाते हैं ना, चिप्स कुरकुरे, तो उसमें जो फूला हुआ रहता है सारा छेद कर दीजिए और देखिएगा 2 दिन के बाद बिना छेद किए और छेद किए वाला में अंतर आ जाएगा। छेद कीजिएगा ऑक्सीजन प्रवेश करेगी वो खराब हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण रोकने के लिए उसमें प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाया जाता है। तो वैसा पदार्थ जो ऑक्सीकरण क्रिया को रोकता है उसे प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। तो प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाकर हम लोग रोक सकते हैं। जैसे कुरकुरे और चिप्स में नाइट्रोजन भरा रहता है जिसके कारण वो खराब नहीं होता, ज्यादा दिन के बाद भी खाने पर वैसा ही लगता है। अच्छा, यही लिखवा है। इसके बाद एयर टाइट बर्तन में रखकर, एयर टाइट बर्तन में रखकर भी निम्की आप लोग घर पर रखते हैं, तो एयर टाइट बर्तन में रखकर भी रोका जाता है। इसके बाद आता है श्वसन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण श्वसन भी है। आप लोग जानते हैं श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग। ऑक्सीजन अंदर जाकर ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो ये श्वसन भी क्या हुआ? ऑक्सीकरण का उदाहरण हुआ। इसके बाद दहन। दहन भी ऑक्सीकरण का उदाहरण है क्योंकि कोई भी पदार्थ को ऑक्सीजन में जलाने पर क्या होता है? ऊष्मा और प्रकाश देता है। तो दहन का परिभाषा होता है वैसी प्रक्रिया जिसमें, वैसी रासायनिक प्रक्रिया, बोलिएगा, वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश देता है उसे दहन कहते हैं। जैसे कोयला को जलाते हैं आप लोग, ऊष्मा और प्रकाश मिलता है, इसे कार्बन कहते हैं। तो कार्बन को जलाने से ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। तो सवाल है दहन कब होगा, उसके लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो दहन के लिए आवश्यक शर्त है, दिमाग में बैठा लीजिएगा आप लोग। पहला है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। जो जलने वाला पदार्थ है वही नहीं रहेगा तो दहन होगा कहाँ से?
दूसरा है दहन के पोषक की उपस्थिति, यानी दहन के लिए जो चाहिए पोषक चीज अर्थात जिसकी उपस्थिति में वो जलता है उसको चाहिए, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, हवा नहीं रहेगा तो जलेगा नहीं, तो पोषक तत्व की उपस्थिति। और तीसरा है ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन ताप किसे कहते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, उस न्यूनतम ताप को ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे कि देखिएगा आप लोग, कागज का ज्वलन ताप कम रहता है, माचिस जलाइएगा जल जाता है, लेकिन वही लकड़ी का बंडल रहेगा, माचिस जलाइएगा नहीं जलेगा। तो ज्वलन ताप की प्राप्ति, तो ज्वलन नहीं, ताप नहीं रहेगा अर्थात उस पर जलेगा ही नहीं, तो दहन होगा ही नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, बल्ब जो है, जो फिलामेंट जलता है, वो उसमें ऊष्मा और प्रकाश निकलता है, लेकिन दहन नहीं है। दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्यों? कि उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि हमने परिभाषा बताया है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे दहन कहते हैं, अर्थात रासायनिक परिवर्तन होना जरूरी है। जबकि बल्ब जलता है तो प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है, लेकिन उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए वो दहन नहीं है। इसके बाद आप लोग घर में एलपीजी गैस का उपयोग करते हैं। एलपीजी गैस, एलपीजी गैस क्या है भाई? एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। मुख्य रूप से नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत मिश्रण होता है, और उसमें कोई गंध नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। तो आप कहिएगा सर लीक करता है तो गंध आता है, तो हाँ, लीक गैस सिलेंडर को लीक होने की पता लगाने के लिए उसमें एलपीजी गैस में इथाइल मार्केप्टन मिलाया जाता है, C2H5SH। दिमाग बैठा लीजिए, क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है कि एलपीजी गैस के गंध लीक होने की पता लगाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? इथाइल मार्केप्टन, C2H5SH। तो इस प्रकार अब आए जरा देख ले कि हमने जो पढ़ाया उस पर क्वेश्चन कैसा है होता है। आप देख लीजिए, क्वेश्चन देखिए, लोहे के वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं समझाए हैं अभी। तेल एवं वसा खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है यह भी बताए। कॉपर सफेद के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है, अतः वह उसके लवण से उसको विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण उसका विलयन जो होता है उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? कहता है वैसा पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे या घटा दे, लेकिन अभिक्रिया के बाद ज्यों कहते हैं प्राप्त हो जाए, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। कुछ लोग देखिएगा झगड़ा लगाने वाले होते हैं, जैसे दो गो दोस्त है, खूब दोस्ती होगा तो जलन होगा उसको, वो शिकायत इससे भी करेगा और इससे भी करेगा, दोनों से करेगा, और दोनों में झगड़ा लगा देगा, दोनों झगड़ा लगाकर अलग हो जाएंगे। लेकिन उत्प्रेरक जो होता है, जो झगड़ा लगाने वाला है, इसका भी दोष रहेगा, इसका भी दोष। उसी तरह से वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को वेग को बढ़ा दे या घटा दे, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के बाद ज्यों कहते हो प्राप्त हो, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जमा लेता है अपने ऊपर। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जमा लीजिएगा तो वो जलेगा नहीं, इसलिए रेगमल से रगड़कर उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटा दिया जाता है ताकि मैग्नीशियम प्राप्त हो, और उस मैग्नीशियम को जलाया जाता है, इसीलिए उसे रेगमल से साफ किया जाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अभी समझाया हमने। वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? वो भी समझाया मैंने। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? अभी उसके बारे में हमने जानकारी दिया था कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, परिभाषा ध्यान से समझाया। इसमें थोड़ी सी है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक? द्रव्यमान संरक्षण नियम की पुष्टि करने के लिए हम लोग उसका संतुलन करते हैं, संतुलन उसी के लिए करते हैं। इसके बाद है ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? अभी डिटेल रूप से हमने समझाया। और क्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर अभी मैंने समझाया। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अभी बोला था मैंने, गैल्वेनीकरण या यशद लेपन। ध्यान रखिएगा, हिंदी में रहेगा तो देखिए आंसर भी लिखवाया मैंने। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? श्वेत।
ज्यादातर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया के फलस्वरूप में से कौन सा गैस बनता है? आप जानते हैं कि धातु अम्ल से अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। दिमाग बैठा ले जाता हो या कोई धातु क्रियाशील धातु रहेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा का हाइड्रोजन। निम्नलिखित में कौन सा एक दहन अपक्रिया है? आप बताइए। जल उबलेगा तो उष्मा प्रकाश मिलेगा? नहीं। मोम का पिघलना, मोम पिघलता है, जलना नहीं। मोम पिघल रहा है तो वो भी नहीं होगा। लेकिन पेट्रोल जलेगा तो प्रकाश और उष्मा मिलेगा, इसलिए आंसर होगा पेट्रोल। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अपक्रिया का उदाहरण है? उष्माक्षेपी। इसमें उष्मा मुक्त होती है, उष्माक्षेपी। देखिए यहां पर आंसर मैंने लिख दिया है। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्राइड को गर्म करने पर प्राप्त होता है? NO2 और O2 नाइट्राइड। इसके बाद है निम्न में से कौन सही है? आप लोग जस्ट सेकंड चैप्टर पढ़िएगा तो आप लोग पढ़िएगा तो आपको मालूम चल जाएगा Na2CO3 × 10H2 होगा। निम्नलिखित अपक्रिया में अपघटन अपक्रिया कौन है? क्या बताए थे? अपघटन बाईं तरफ सिंगल दिखाई दे, सिंगल, और दाहिनी तरफ 2 या 2 से अधिक दिखाई दे। बाईं तरफ सिंगल और दाईं तरफ 2 या 2 से अधिक। तो याद वो नहीं करना है। बाईं तरफ देखिए किसका सिंगल है भाई? हाँ देखिए ये है, लेकिन देखिए तो इधर नहीं है डबल, 2 को नहीं है, कहाँ है बीच में प्लस? तो ये खत्म। लेकिन ये देखिए इधर सिंगल है, इधर 2 को है, 1 2 2 को है, अतः यही हो जाएगा आंसर सी। देखिए मैंने यहां पर दे दिया है आंसर सी। इसके बाद है कि दी गई अपक्रिया किस प्रकार की है? आप ही देखिए, अभी अभी समझाए थे कि अकेला तत्व हो, आएगो को हटा दे, उसका स्थान ग्रहण कर ले। देखिए एफी को हटाया, इसका स्थान ग्रहण कर दे तो क्या करते हैं? विस्थापन। देखिए यहां पर विस्थापन अपक्रिया, देखिए द्विविस्थापन नहीं, विस्थापन। देखिए विस्थापन ये अपक्रिया हुई। और लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? अभी अभी समझा रहे हैं कि धातु और अम्ल अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे और क्या बनाएंगे? अब क्लोरीन है तो क्लोराइड बना देगा। तो इस प्रकार मैंने आपको बोर्ड में कैसे क्वेश्चन करेगा वो भी समझाया, क्या पूछेगा ये भी समझाया, कैसे हम आसानी से आंसर दें ये भी समझाया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग 10th बोर्ड में हमारे इस क्लास से जरूर लाभ उठाए हैं। आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो उस चैप्टर से संबंधित आप लोग कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिखें। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे गया गाइडेड प्रोग्राम को के चैनल को आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। और हमारे विद्वान शिक्षक साथी जितने भी हैं सभी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दे रहे हैं और बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है आप उससे लाभ उठाइएगा। थैंक यू।